Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I am welcoming you to Adda 24/7 School. तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर देखा था कि फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन क्या होता है और एक बारी हमने जो है पूरे चैप्टर की समरी अच्छे से पढ़ी थी। तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। डिफाइन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेट ग्रोथ, मेरिस्टेम एंड ग्रोथ रेट। हमने इन सब के जो हैं एक एक बारी डेफिनेशंस देनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ग्रोथ, सबसे पहले अगर हम लोग ग्रोथ से स्टार्ट करें तो ग्रोथ क्या होता है? इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ अ इंडिविजुअल सेल। तो ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? इट इज एन इरिवर्सिबल, मतलब परमानेंट ही हो गया। अगर वो इरिवर्सिबल है तो हम उसे परमानेंट भी बोल सकते हैं। तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और एन इंडिविजुअल सेल। सेकेंड हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच द सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम दे डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? जिसके अंदर जो सेल्स हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द रूट अपाइसिस, रूट अपाइकल मेरिस्टम और शूट अपाइकल मेरिस्टम से जो भी सेल्स डिराइव होते हैं, जब वो डिफरेंशिएट होते हैं मतलब कि वो मैच्योर होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। Next is development. Development is a term that includes all the changes that an organism it goes through during its life cycle from germination to the senescence. तो development क्या होता है? Development is a wholesome process जो कि growth और differentiation को involve करता है. So it is the changes an organism goes through in its life cycle from the germination to the senescence या फिर death हम लोग उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच परमानेंट प्लांट सेल्स दे रिगेन द पावर टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है कि एक सेल का मैच्योर होना, मतलब वो एबिलिटी को लूज कर जाता है आगे डिवीजन की, पर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस के वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से वो दोबारा से डिवाइड करने लगता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और जब डी डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और उन्हें लूज कर देते हैं कैपेसिटी डिवाइड करने की, देन उसके बाद दोबारा डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेट ग्रोथ। Determinate growth is the type of growth in which growth stops after a certain phase. जैसे कि humans के अंदर growth is determinate, एक point के बाद हम लोग जो है grow करना बंद कर देते हैं। जैसे कि अगर मेरी हाइट आज यहाँ पे 167 सेंटीमीटर है तो वो कल बढ़ के 168 सेंटीमीटर नहीं होगी। तो determinate growth ये होती है। और जो प्लांट्स होते हैं वो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ शो करते हैं, मतलब कि वो जो है पूरी लाइफ डिवाइड करते हैं। वो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो पूरी लाइफ हमारे डिवाइड करते हैं। Then meristem. Meristem क्या होता है? Specialized regions in the plants where active cell divisions they take place. Meristems वो जगह होती है प्लांट्स के अंदर, वो specialized regions होते हैं जिसके अंदर active cell division जो है it takes place. Next growth rate क्या होता है? It is the increased growth per unit time. कितनी तेजी से growth हो रही है पर यूनिट टाइम, वो हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? ग्रोथ रेट के थ्रू। तो सारी की सारी डेफिनेशंस क्या हमें क्लियर हो चुकी हैं? क्या हमें क्लियर हो गई है सारी की सारी डेफिनेशन? सिर्फ याद नहीं करनी है बच्चों, हमने इसे अच्छे से समझना भी है। तो समझ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, है ना? नहीं तो फिर वही रट्टाफिकेशन वाली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आई होप सारे के सारे बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is not any one parameter good enough to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant? So कोई एक पैरामीटर इतना अच्छे से क्यों नहीं होता, कि वो इनफ क्यों नहीं है to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant?
So flowering plant, it consists of a number of organs, roots, stems, leaves, flowers, fruits, etc. So growing in differently, वो सारे के सारे जो है differently grow करते हैं under the different conditions of life cycle. So these plants organs, they require different parameters to demonstrate their growth. जब ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं डिफरेंटली ग्रो कर रहे हैं तो इनको मेजर करने के लिए पैरामीटर्स भी तो डिफरेंट होने चाहिए ना, है ना, पैरामीटर्स भी डिफरेंट होने चाहिए टू डेमोन्स्ट्रेट देयर ग्रोथ. इन प्लांट ऑर्गन्स लाइक फ्रूट्स, बल्ब्स, कॉम्स, फ्रेश वाटर वेट इज यूज फॉर मेजरिंग देयर ग्रोथ. अगर हम बात करें फ्रूट्स की, बल्ब्स की, कॉर्न्स की, तो इसका जो फ्रेश वेट होता है हम उससे जो है ग्रोथ को मेजर करते हैं. वैसे हम लोग ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्म. अब प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट तो मेजरेबल नहीं होता है. अगर प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ रहा है मतलब कि ग्रोथ हो रही है, पर ये जो होता है इसे हम मेजर नहीं कर सकते. तो इसे हम किसके थ्रू देखते हैं? बाय द सेल साइज, सेल नंबर. इससे हमें पता चलता है कि हाँ ग्रोथ हो रही है एग्जैक्ट, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो हम लोग नहीं मेजर कर सकते ना, वो मेजरेबल है ही नहीं. तो वैसे ही इसके अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सारे के सारे अलग तरीके से ग्रो करते हैं, डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं. तो उनको जो है हम लोग मेजर भी डिफरेंटली करते हैं. जैसे कि बल्ब्स और कॉम्स में हम फ्रेश वेट लेते हैं जो कि उनकी ग्रोथ बताता है. In case of fruits, increase in volume, diameter, they are used as other parameters for the measurement of their growth. अगर हम fruits की बात करें तो उनका जो volume होता है, उनका जो diameter होता है, उसको देख के जो है हम देख सकते हैं कि हाँ उसमें growth हो रही है. For flat organs like leaves, increase in the surface area. अगर हम leaves की बात करें तो हम कैसे देख सकते हैं कि उसमें growth हो रही है? अगर पहले इतनी थी और फिर इतनी हो गई तो उसका surface area बढ़ रहा है ना, सरफेस एरिया बढ़ रहा है. तो सरफेस एरिया मेजर करके हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ हुई है. नेक्स्ट, स्टेम एंड रूट्स, दे प्राइमरली ग्रो इन लेंथ एंड देम इन गर्थ, दस इंक्रीज इन लेंथ एंड डायमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग देयर ग्रोथ. अब स्टेम और रूट्स जो है वो ऐसे भी बढ़ती हैं, प्राइमरीली तो वो एलोंगेट करती है ना. प्राइमरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है? सिर्फ एलोंगेशन होता है. पर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है? जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? गर्थ बढ़ती है, मतलब कि विड्थ बढ़ती है. ठीक है. सो वो हम जो है स्टेम और रूट्स के अंदर देख सकते हैं. सो कॉन्सिक्वेंटली द फ्लावरिंग प्लांट्स दे एग्जिबिट सेवरल पैरामीटर्स टू डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ. जैसे कि हमें इसको देख के पता ही चल गया कि बहुत सारे पैरामीटर्स जो है ग्रोथ को बताते हैं. Next question, describe briefly arithmetic growth, geometric growth, sigmoid growth curve, absolute and relative growth rates. तो start करेंगे अगर हम लोग arithmetic growth से. So only one daughter continues to divide while the other differentiates and matures. The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongating at a constant rate. जब कोई चीज constantly या फिर ऑर्डरली मैनर में ग्रो कर रही होती है, एक स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस फॉलो कर रही होती है, सीक्वेंशियल मैनर में ग्रो करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ. उसे क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ. तो क्या होता है अरिथमेटिक ग्रोथ के अंदर? जैसे हमने एक पैटर्न देखा, 2, 4, 6, 8, 10, दो के डिफरेंस में ये ग्रो कर रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक ग्रोथ ही बोलेंगे, क्योंकि ये दो के डिफरेंस में कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है. चाहे हम 3 का लिख ले, 3, 6, 9, 12, तो इसमें क्या होता है? 3 के डिफरेंस में ये ग्रो कर रहा है. तो एक कॉन्स्टेंट, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल मैनर में जब ग्रोथ होती है, स्टेबल जो है ग्रोथ होती है, उसे हम लोग अरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं. जैसे कि रूट जो है जब एलोंगेट कर रही होती है एट ए कॉन्स्टेंट रेट, रूट जो एक बारी कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रही होती है. सो मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT. इसमें LT क्या है? लेंथ ऑफ टाइम T, लेंथ एट टाइम T. L0 क्या है? लेंथ एट टाइम 0, मतलब इनिशियली. और RT क्या है? R इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, T फॉर टाइम. ये हमारी क्या हो गई? ग्रोथ रेट हो गई, हमारी टाइम हो गई. ठीक है. तो ऐसा कुछ ग्रोथ जो है हमें अरिथमेटिक के अंदर मिलता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन ग्रोथ.
नेक्स्ट ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है? इट इज द ग्रोथ वेयर बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोसिस दे रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे कंटिन्यू टू डू सो। ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर क्या होगा कि एकदम से अगर किसी को अपने वो मिल गए, फूड मिल गया, तो वो एकदम से ऐसे शूट करके ग्रो कर जाता है, जैसे कि हम इसके ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। जे शेप ग्राफ आता है जिसके अंदर जो है एकदम से देखो नंबर जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, तो एकदम से जो है प्रोजेनी बहुत ज्यादा तरीके से डिवाइड करती है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। आप देख रहे हो कि ये बढ़ती ही जा रही है ना, ऐसे करके ऐसे पीक कर रही है। सो द प्रोजेनी सेल्स दे फॉलो द माइटोसिस, और वो बहुत ही ज्यादा जो है डिवाइड करती है और कंटिन्यू करती रहती है डिवीजन को, कंटिन्यूली जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करती रहती है। इट अकर्स इन मेनी हायर प्लांट्स एंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ही ज्यादा प्लांट्स में होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ई कोलाई के ग्रोथ कर्व में होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। So the number of cells, it is initially small so that the initial growth slow, which is the lag phase, और उसके बाद में जो है ये एकदम से स्पीड पकड़ लेता है जिसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। ये वाला फेज जो होता है ये हमारा लैग फेज होता है और ये वाला फेज हमारा लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे एक्सप्रेस होती है? W1 इज इक्वल टू W0 e रेस टू द पावर RT। ये टाइपो एरर की वजह से ऐसे आया है, e रेस टू द पावर RT, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। W1 क्या होता है? फाइनल साइज ऑफ द पॉपुलेशन। W0 क्या होता है? नॉट का मतलब क्या होता है? इनिशियल, तो इनिशियल साइज ऑफ द पॉपुलेशन। R इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, T इज इक्वल टू टाइम, E इज इक्वल टू बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। So it is R is the relative growth as well as the measure of the ability of the plants to generate new plants. क्या होता है हमारा? R क्या होता है? It is the relative growth as well as the measure of the ability of plants to generate new plants. R basically growth rate करता है, which is termed as efficiency index. तो जितनी स्पीड से जो है नए प्लांट्स बन रहे हैं पुराने प्लांट से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? efficiency index. So thus the final size of W1, it is dependent on the initial size W0. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स क्या होते हैं? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, इट इज द नेट ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। जब हम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इट इज द नेट ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? द ग्रेट ग्रोथ रेट विच इज पर यूनिट टाइम पर यूनिट इनिशियल ग्रोथ। जब हम लोग दो ग्रोथ रेट को, इनिशियल और फाइनल को कंपेयर करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल ग्रोथ रेट को हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव हो जाती है, और जब सब सिर्फ नेट ग्रोथ देखते हैं तो वो हमारी एब्सोल्यूट हो जाती है। किसी भी चीज में जब रिलेटिव वर्ड आ जाएगा तो मतलब होता है कि क्या? कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि कंपैरिजन हो रहा है। तो वही होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर, क्या होता है? कंपैरिजन होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। और एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है? हम सिर्फ नेट ग्रोथ रेट देखते हैं। Next question, list 5 main groups of natural plant growth regulators. Write a note on discovery, physiological function and agricultural horticulture applications of any one of them. अब हमने जो है 5 पहले रेगुलेटर्स के बारे में बताना है, नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि हमारे PGRs जिन्हें हम बोलते हैं। मैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बार बार नहीं बोलूंगी, हम लोग PGRs बोलेंगे। सो कौन कौन से होते हैं हमारे? ऑक्सिन्स हैं, जिबेलिन्स है, साइटोकाइनिन, सब्सिक एसिड एंड इथिलीन। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 है, ये हमारे क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, और जो ये एब्सिसिक एसिड और इथिलीन है ये इनहिबिट करते हैं। एक्चुअली इथिलीन प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है। सो ये P और I मैंने इसमें दोनों लिखा है। एब्सिसिक एसिड सिर्फ इनहिबिट करता है। तो इनमें से हम लोग जो है देखेंगे ऑक्सिन के बारे में, कि डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन कैसे हुई थी। चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोलियोप्टाइल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कैनरी ग्लास के कोलियोप्टाइल्स पे, और उन्होंने देखा कि जो कोलियोप्टाइल्स है वो लाइट के टुवर्ड्स बेंड करते हैं। उन्होंने यही देखा, जो कोलियोप्टाइल्स हैं वो लाइट की टुवर्ड्स बेंड करते हैं व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट फ्रॉम अ यूनिडायरेक्शनल सरफेस। जैसे एक इधर से आ रहा है तो वो इसी तरफ में बेंड कर जाएंगे। सो दे कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द लाइट,
and propose that a messenger is transmitted in a downward direction from the tip of the coloptile, जिसकी वजह से वो bend हो रहा है। ये टिप ऑफ कॉलोप्टाइल, और ये हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये कॉलोप्टाइल की टिप आप देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में बेंड कर रही है, ये इस डायरेक्शन में बेंड कर रही है और लाइट हमारी इधर से आ रही है। तो ये क्या बताता है कि कॉलोप्टाइल की टिप के अंदर कुछ मैसेंजर है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है उसकी पूरी बॉडी में, और वो कह रहा है कि लाइट की तरफ बेंड होना है, कि लाइट की तरफ बेंड होना है। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा, पीटर बॉयसन एंड जेनसन ने कंक्लूड किया कि वो जो टिप के ऊपर जो सब्सटेंस सेक्रीट हुआ है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जेलेटिन। सॉल्युबल इन वाटर है मतलब जेलेटिन। फिर एफ.डब्ल्यू. वेंट ने उसको एक्सट्रैक्ट किया और वो शो किया कि उस केमिकल मैसेंजर का नाम क्या है, ऑक्सिन। उस केमिकल मैसेंजर का नाम क्या है, ऑक्सिन। वो क्या करता है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। उन्होंने देखा जो ऑक्सिन है वो क्या है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। उन्होंने जब उसे आइडेंटिफाई किया उस केमिकल सब्सटेंस को, तो उन्होंने बोला कि ये तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, जिसका नाम क्या पड़ गया, ऑक्सिन पड़ गया। फिर उसके बाद में हैगन्स में देन कॉगल ने आइसोलेट किया क्रिस्टलाइन कंपाउंड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, जिसको उन्होंने क्या बोला, ऑक्सिन बोला। और ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी और हेटेरोऑक्सिन, उन्होंने तीन जो है उनके वेरिएशंस आइडेंटिफाई किए थे। तो पहले ऑक्सिन हमारा कहां से आइसोलेट हुआ था, ह्यूमन यूरिन से। कितने टाइप के ऑक्सिन आए थे, तीन टाइप के आए थे, ए बी एंड हेटेरो। ए ऑक्सिन, बी ऑक्सिन एंड हेटेरो ऑक्सिन ह्यूमन यूरिन के अंदर से आइडेंटिफाई हुए थे। तो ऐसे जो है ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी, ऐसे हमारी ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इसके क्या रहते हैं, अपाइकल डोमिनेंस मेंटेन करता है, मतलब लेटरल जो है, लेटरली बड्स को नहीं ग्रो करने देता। सेकेंड, एब्सेशन को कंट्रोल करता है, सेनेसेंस को कंट्रोल करता है, रूट फॉर्मेशन करता है स्टेम कटिंग्स के अंदर, मतलब प्रोपगेशन में हेल्प करता है। जब एक स्टेम कटिंग है तो उस स्टेम को जो है बढ़ा के उसके साथ रूट्स भी बना देता है। देन पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, जाइलम और फ्लोएम की डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशंस क्या क्या है, द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन केसेस ऑफ ऑर्काड्स। एग्जाम्पल पाइनएप्पल, लीची। पाइनएप्पल, लीची इन सब में क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, दे इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, जैसे कि टोमेटो के अंदर, क्यूकम्बर के अंदर, पेपर के अंदर, ये सब के अंदर जो है पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है। ऑक्सिन्स के टाइप क्या है, IAA, IBA, NAA। वो क्या करते हैं, रूटिंग प्रमोट करते हैं इन स्टेम कटिंग्स। स्टेम अगर कटी हुई है तो उसके नीचे रूट उगा देते हैं, क्या करते हैं, रूट उगा देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। ऑक्सिन लाइक 2,4-D इट इज वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड, और ये किस में यूज होता है, हमारा एग्रीकल्चर में यूज होता है। हर्बिसाइड एग्रीकल्चर में यूज होता है, जो कि वीड्स को रिमूव करने में मदद करता है और वीडलेस लॉन्स में मदद करता है, वीडलेस लॉन्स बनाने में हेल्प करता है। Auxins, they regulate the maturation of fruits on trees, apples, oranges and grapefruit. Auxin क्या करते हैं, fruits की maturation में help करते हैं on the trees of apples, oranges and grapefruit. Maturation of fruit में भी help करते हैं। तो ये कुछ हैं इसके agriculture applications. So next question is, what do you understand by photoperiodism and vernalization, और उनके significance बताने हैं। फोटोपीरियोडिज्म की जब हम बात करें, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट। किस हिसाब से जो है प्लांट्स अपनी फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहे हैं, बाय रिस्पॉन्डिंग टू डे और नाइट। इट इज थियोराइज्ड दैट द हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, क्या बोलते हैं उसे, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन वो हार्मोन है जो कि फ्लावरिंग को
इंड्यूस करता है। सो फ्लोरिजन इट इज फॉर्म्ड इन द लीव्स, जो कि सब्सिक्वेंटली कहां पे माइग्रेट कर जाता है, रूट अपाइसिस में और शूट अपाइसिस में। सो दिस प्रोसेस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म इट हेल्प्स इन स्टडिंग द रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग इन डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट इट इज कंसिडर। ये किस लिए मदद करता है, ये रिस्पॉन्स जानने में मदद करता है फ्लावरिंग प्लांट्स के इन विद एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको लाइट ज्यादा चाहिए होती है, उनको हम लोग लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। कुछ कुछ प्लांट को लाइट कम चाहिए होती है, जिनको हम शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सपोजर हमें लाइट से नहीं चाहिए होता, लाइट और डार्क को बैलेंस करके जो एक फोटो पीरियड को फ्लावर रिस्पॉन्ड कर रहा है और उससे फ्लावरिंग हो रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट वर्नलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फिनोमिना वेयर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट इट इज ईदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोजर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर क्या इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। लो टेम्परेचर क्या इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। इन पर्टिकुलर इट रेफर्स टू प्रमोटिंग द फ्लावरिंग प्रोसेस बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। फ्लावरिंग प्रोसेस को इंड्यूस करना एट लोअर टेम्परेचर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्नलाइजेशन। सो द प्रोसेस इट प्रिवेंट्स प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन and it thereby enables to plant have the sufficient time to attain maturity। ये पूरा टाइम जो है प्लांट को देता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है पूरा टाइम लेके मैच्योर हो, पूरा का पूरा टाइम लेके मैच्योर हो। ये नहीं है जल्दी जल्दी उन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए जल्दी जल्दी मैच्योर होना पड़ रहा है, ये पूरा टाइम जो है देते हैं प्लांट को मैच्योरिटी हासिल करने के लिए। Next question, why is abscisic acid also known as stress hormone? Abscisic acid को हम लोग stress hormone क्यों बोलते हैं? So abscisic acid it is called stress hormone as it induces various responses in plants against the stress conditions। वो क्या करता है, it is a stress hormone, और वो क्या करता है, सारे response जो plants generate करता है against the stress condition उन्हें जनरेट करता है। इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स वेरियस स्ट्रेसेस, टॉलरेंस बढ़ाता है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करता है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, और क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी करता है और सीड जर्मिनेशन जो है इंश्योर करता है ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट क्यों करता है, इट इज अ इनहिबिटिंग हार्मोन। इसे इनहिबिटिंग हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है कि जब प्लांट के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है तो उसे कोप अप करने में मदद करता है। जैसे कि स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर देगा, प्लांट्स की टॉलरेंस बढ़ा देगा, सीड डॉर्मेंसी कर देगा, और सीड जर्मिनेशन सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ही जो है अलाउ करता है। इट हेल्प्स द सीड्स विथस्टैंड डिसिकेशन, इट आल्सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी इन प्लांट्स एंड प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये एब्सेशन में मदद करता है, सेनेसेंस में मदद करता है। ये क्या करता है, एब्सेशन ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इनमें एब्सेशन करता है, इनमें सेनेसेंस लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन हायर प्लांट्स दे आर ओपन। जब हम ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, जब हम ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं तो क्या ओपन कैसे होते हैं। द प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट, मतलब द प्लांट ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ, वो पूरी लाइफ जो है ग्रो करता है। हायर प्लांट्स दे पोजेस स्पेसिफिक एरियाज कॉल्ड मेरिस्टम्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके स्पेसिफिक एरियाज होते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टम्स, विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। वो नए सेल्स के मतलब वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। मेरिस्टम्स जो होते हैं दे आर द साइट्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। सो द बॉडी ऑफ प्लांट इट इज बिल्ड ऑन अ मॉड्यूलर फैशन वेयर स्ट्रक्चर इज नेवर कंप्लीट बिकॉज द टिप्स आर ओपन एंडेड। क्योंकि उन टिप्स पे, चाहे शूट टिप हो चाहे रूट टिप हो, दोनों के ऊपर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मतलब कंटिन्यू सेल डिवीजन होती है। तो कभी भी जो होता है प्लांट का स्ट्रक्चर इज नेवर कंप्लीटेड, सो दे आर ऑलवेज ग्रोइंग एंड फॉर्मिंग न्यू ऑर्गन्स, और रिप्लेस करते रहते हैं कंटिन्यूअसली ओल्ड या फिर सेनेसेंट वंस को। सो ग्रोथ इज व्हाट, इट इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद डिफरेंशिएशन।
ग्रोथ जो है एसोसिएटेड रहेगी डिफरेंशिएशन से। अगर ग्रोथ हो रही है कंटिन्यू तो डिफरेंशिएशन भी होती रहेगी, क्योंकि अगर सेल्स बन रहे हैं तो वो डिफरेंशिएट भी होंगे, वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और वो मेच्योर भी होंगे। तो वही तभी जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ओपन, मतलब इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। The exact trigger for differentiation, it is also not known. Not only the growth of plants are open-ended, but their differentiation is also open. अगर ग्रोथ हो रही है, बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझो कि अगर ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रही है तो सेल्स मैच्योर भी होंगे। अगर सेल्स बन रहे हैं, सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो मैच्योर भी होंगे, कंटिन्यूसली मैच्योर होंगे, तो मतलब डिफरेंशिएशन भी साथ के साथ चलती रहेगी। तो अगर ग्रोथ ओपन है मतलब वो पूरी लाइफ चल रही है, तो डिफरेंशिएशन भी पूरी लाइफ चलेगी। तो वही इसके अंदर बोला गया है कि इट गिव्स राइज टू द सेम अम्बिकल मेरिस्टम सेल्स, दे गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एट मैच्योरिटी। चाहे जाइलम ले लो, फ्लोएम ले लो, पैरेन्काइमा ले लो, स्क्लेरेन्काइमा ले लो, कॉलेनकाइमा ले लो, ये सारे के सारे सेल्स जो है मेरिस्टम से ही आए हैं। Thus both the processes they are indeterminate, unlimited and they develop into different structures at maturity, that is they are open। मतलब वो कंटिन्यूसली अगर ग्रोथ चलेगी तो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएशन भी चलेगी, तभी वो जो है ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ अ शॉर्ट डे प्लांट एंड अ लॉन्ग डे प्लांट कैन प्रोड्यूस फ्लावर्स साइमल्टेनियसली इन अ गिवन प्लेस। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है इसको। सो इन अ फ्यू प्लांट्स द फ्लावरिंग इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डार्क एंड लाइट पीरियड्स। मतलब फोटो पीरियोडिज्म, जब हम फोटो पीरियोडिज्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, द फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, फोटो पीरियोडिज्म, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डार्क एंड लाइट दोनों के अंदर, मतलब लाइट के ऊपर भी कि लाइट का कितना एक्सपोजर है और डार्क का कितना एक्सपोजर है, दोनों पे ही जो है हमारा फोटो पीरियोडिज्म जो है, दोनों ही जो है हमें फोटो पीरियोडिज्म कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और फ्लावरिंग जो है प्लांट की वो इस पे डिपेंड करती है। सो लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स दे कैन फ्लावर एट द सेम प्लेस विद द कंडीशन बीइंग दैट दे आर सप्लाइड विद सफिशिएंट फोटो पीरियड। अगर शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट साथ में है और उनको उनकी नेसेसरी कंडीशंस मिल रही हैं, उनका सफिशिएंट फोटो पीरियड मिल रहा है, मतलब उनका डे और नाइट का उतना ही ड्यूरेशन है जितना वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो साथ में एक ही जगह पे फ्लावर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वुड यू यूज इफ यू आर आस्क्ड टू। सबसे पहले इंड्यूस रूटिंग। अब रूटिंग कौन सा करता है, हमारा ऑक्सिन। क्विकली राइपन अ फ्रूट, राइपन की जब हम बात करें तो इथाइलिन होता है जो राइपनिंग में मदद करता है ना। डिले लीफ सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस को कौन डिले करता है, साइटोकाइनेंस करते हैं। लीफ सेनेसेंस को कौन करता है, साइटोकाइनेंस करते हैं। ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स में कौन ग्रोथ करता है, साइटोकाइनेंस करते हैं। बोल्ट अ रोजेट प्लांट, बोल्टिंग कौन करता है, हमारे जिबरलिन्स करते हैं, है ना। और इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटल क्लोजर मतलब इनहिबिट कर रहा है ABA एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, सीड डोरमेंसी, मतलब जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस है उनको कोप अप करने में मदद करता है। तो ये सारे वही आंसर्स है। ऑक्सिन्स में हम IBA, IAA, NAA सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। So next question is, would a defoliated plant respond to photoperiodic cycle? Why? Defoliated plant की जब हम बात करें जिसके अंदर लीव्स नहीं होती, नो लीव्स, क्या वो फोटोपीरियोडिक साइकिल को रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों? So no, a defoliated plant would not respond to photoperiodic cycle, क्योंकि जो सेंस है, जो फोटोपीरियोडिक रिसेप्टर है हमारा कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है। सिर्फ लीव्स के अंदर फोटोपीरियोडिक रिसेप्टर होता है। फिर वो पूरे प्लांट को स्टिमुलेट करता है कि अभी इतना दिन है, अभी इतनी रात है, हमें फ्लावर करना है या फिर हमें फ्लावर नहीं करना, और उसी अकॉर्डिंग हमारा पूरा प्लांट फंक्शन करता है। सो अगर प्लांट डिफोलिएटेड है मतलब उसके
अंदर लीव्स नहीं है तो वो फोटोपीरियोडिक स्टिमुलस को नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। इवन वन लीफ और अ पार्ट ऑफ इट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस। अगर एक लीफ हो या थोड़ा सा लीफ का पार्ट भी हो तो भी जो है इस पर्पस को सर्व करा जा सकता है, पर अगर उसके अंदर लीव्स ही नहीं है तो वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर परसेप्शन of photoperiodic cycle there must be the presence of leaves under inductive photoperiod so that the hormone responsible of flowering can be produced। अगर leaves नहीं होंगी, leaves नहीं है तो फ्लोरिजन भी नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लोरिजन हार्मोन तभी इंड्यूस होता है जब लीव्स जो है परसीव करती है कि हाँ अब हमने फ्लावरिंग करनी है या फिर ये हमारा टाइम नहीं है, हमने फ्लावरिंग नहीं करनी है। सो द आंसर विल बी नो। Last question is, what would be expected to happen if A, GA3 is applied to rice seedlings? अगर GA3 को अगर हम rice seedling के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? If GA3 it is applied to rice seedlings, then the rice seedlings will exhibit internode elongation and increase in height। जिबरलिन्स क्या करते हैं? हमारे जिबरलिक एसिड जो है इंटरनोडल ग्रोथ करता है। तो अगर हम राइस सीडलिंग्स के अंदर GA3 डालेंगे तो क्या होगा? इंटरनोडल एलोंगेशन होगा और इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट, ये होगा। नेक्स्ट, dividing cells stop differentiating. If dividing cells they stop differentiating, then the plant organs such as the leaves and the stem will not be formed, और उस undifferentiated mass को हम लोग क्या बोलेंगे? कैलस बोलेंगे। अगर बच्चों ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है, पर डिफरेंशिएशन नहीं हो रही है तो वो अनडिफरेंशिएटेड मास को हम लोग कैलस बोलेंगे, और ना ही लीव्स में डिफरेंशिएट होगा, ना ही स्टेम में, ना ही रूट्स में, वो बस एक अनडिफरेंशिएटेड मास रहेगा। नेक्स्ट, रॉटन फ्रूट गेट्स मिक्स विद अनराइप फ्रूट्स। अगर रॉटन फ्रूट जो है मिक्स हो जाए अनराइप फ्रूट्स के साथ, जो इथिलीन है जो कि रॉटन फ्रूट से प्रोड्यूस हो रहा है, वो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, जो अनराइप फ्रूट्स है उन्हें राइपन कर देगा, क्योंकि रॉटन फ्रूट्स के अंदर इथिलीन था तभी वो राइप होके रॉटन हो गए, तो उसमें से इथिलीन निकल के जाएगा अनराइप फ्रूट्स में और वहां पे उनको जो है राइपनिंग की तरफ ले जाएगा। Last, you forget to add cytokinin to the culture medium. So if you forget to add cytokinin to the culture medium, then cell division, growth and differentiation कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है? इसमें सेल डिविजन भी करता है ये, और सेल्स को डिवाइड करने में भी और डिफरेंशिएट करने में भी मदद करता है। तो समझ आया ये लास्ट क्या था? लास्ट में था हमारा यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकाइनिन। अगर साइटोकाइनिन हम लोग भूल गए ऐड करना तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन, ग्रोथ और सेल डिविजन कुछ भी नहीं होगा। तो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर। इस चैप्टर को जो है हमने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 स्कूल। बाय बाय।